गालिब बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने शायरी बोली थी, ये उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज कौन सी है 1.1 के सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए बेटा, हमेशा एक चीज याद रखिए कि आप दूसरों के अंदर गलती निकालने से अच्छा है आप खुद के अंदर झांकिए, क्योंकि आज के समय में क्या होता है ना बेटा, हम दूसरे के अंदर गलतियां ढूंढते हैं और खुद के अंदर गलतियां ढूंढना बंद कर देते हैं, जिससे फर्क क्या पड़ता है, हमें अपनी कमियां नहीं पता चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, यहां पर क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है बेटा, चलिए औचित्य बताते हैं। कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का कि बेटा इनमें से कौन सा समुच्चय है और कौन जो है वो समुच्चय नहीं है। आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये बताया है बेटा कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय मैंने आपको ये बताया था कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब सुपरिभाषित मैंने आपको बताया था बेटा क्या होता है, कहने का मतलब ये है जिसको इस दुनिया के सभी मानव जाति के लोग एक ही आंसर करें। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि आप मुझे ये बताइए कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए उपन्यास या नाटक, अगर मैं उपन्यास कहता हूं तो मुंशी प्रेमचंद्र ने जितने उपन्यास लिखे हैं वो सारे सबके द्वारा वही बताए जाएंगे। मैं भी वही बताऊंगा, आप भी वही बताएंगे, किसी से पूछेंगे सभी लोग वही बताएंगे। तो जहां पर किसी प्रश्न का सभी के द्वारा दिया गया उत्तर एक जैसा हो उसे समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? बहुत बढ़िया, नहीं हुई ना? आगे देखिए, आते हैं, शुरू करते हैं। पहला दिया है क्या बेटा, ध्यान से देखेंगे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बेटा मुझे बताइए कि जे अक्षर से जो प्रारंभ होंगे बेटा, देखिए जे अक्षर से कौन कौन सा महीना आएगा, एक तो जनवरी आएगा, जनवरी हो गया है ना, जनवरी के बाद कौन हो जाएगा, जून हो जाएगा है ना, और कौन सा हो जाएगा बेटा, जुलाई हो जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और ऐसा महीना बच रहा है जो बेटा इसके अलावा आएगा? नहीं है ना, मतलब ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? उसका कारण क्या है बेटा कि सभी के द्वारा यही आंसर किया जाएगा, इसलिए बेटा ये समुच्चय है। कारण क्या लिखेंगे, सुपरिभाषित है। क्या है बेटा, ये सुपरिभाषित है ना, मतलब अगर सुपरिभाषित है तो ये क्या होगा मेरे बच्चों, ये समुच्चय होगा। क्या होगा बेटा, ये समुच्चय आपका हो जाएगा। बात क्लियर हुई है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं हुई ना बेटा? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न है क्या, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये बात पता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं? देखो बेटा, इस बात के बारे में उत्तर देना हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत सारे लेखक हैं और बहुत सारे लेखकों में सभी लोग, जरूरी नहीं कि जिन लेखकों को मैं पसंद करता हूं उनकी लेखनी को, उनकी बातों को, उनके विचारों को वही सब लोग पसंद करें। सब में क्या होगा बेटा, मतभेद होगा, सबके अलग अलग विचार होंगे। इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है। क्या है बेटा, वो सुपरिभाषित नहीं है,
सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है ना बेटा, ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, मतलब ये समुच्चय नहीं होगा। बात समझ में आई, ये समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बेटा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज चुनना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम है, क्योंकि इस आसानी से नहीं बता सकते आप मुझसे पूछेंगे मेरी पसंद के 11 प्लेयर अलग होंगे, दूसरे से पूछेंगे उसकी पसंद के 11 प्लेयर अलग होंगे, तो सबके अलग अलग मत होंगे, मतलब ये भी क्या है बेटा, सुपरिभाषित नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये भी सुपरिभाषित नहीं है ना, सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा। अगला देखिए बेटा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बेटा अगर आप अपनी कक्षा में बैठे हैं तो आपकी कक्षा में जो भी संख्या होगी वो बिल्कुल निश्चित संख्या होगी। अगर 20 बच्चे हैं तो सारे बच्चों में से किसी से भी पूछा जाएगा तो वो यही कहेगा कि क्लास में 20 बच्चे हैं। मानते हैं कि नहीं बेटा? बिल्कुल, मतलब ये वेल डिफाइंड आंकड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समुच्चय है, क्योंकि ये आंकड़ा कैसा है बेटा, सुपरिभाषित है। कैसा आंकड़ा है बेटा? सुपरिभाषित आंकड़ा है, इसलिए ये समुच्चय है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो बेटा, क्या है बेटा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बेटा 100 से कम सभी, 100 से कम का मतलब 1 से लेकर के 100 तक, वो तो सभी लोग सेम बताएंगे भाई। अगर मैं कहता हूं कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो आप भी यही बताएंगे कि सर 1 से लेकर 99 तक, सॉरी 100 तक, और दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि सर 1 से लेकर के 100 तक। मतलब ये आंकड़ा कैसा है, वेल डिफाइंड है, मतलब ये बेटा सुपरिभाषित है। कैसा आंकड़ा है मेरे बच्चों? सुपरिभाषित है, मतलब समुच्चय है ना, ये भी समुच्चय हो गया। अब फिर कहता है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब बेटा बताइए कि प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, आप किसी से पूछेंगे सब लोगों का जवाब एक ही होगा, मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए बेटा ये भी क्या होगा, समुच्चय हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये भी समुच्चय हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बेटा, अगले पर ध्यान से देखेंगे। जैसे अगला क्या दिया है बेटा, दिया है यहाँ पर कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब बेटा बताइए, सभी समपूर्णांकों का संग्रह मतलब सम भी हो और पूर्णांक भी हो। पूर्णांक पहले समझो किसे कहते हैं। पूर्णांक का मतलब यह है कि जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी नंबर आते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। लेकिन बात यहाँ किसकी किया है, सम पूर्णांकों की बात की है। तो सम में कौन कौन से आएंगे बेटा, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 8, इस तरीके से बहुत सारे नंबर आएंगे। मतलब ये भी आंकड़ा कैसा है, वेल डिफाइंड है। इसका मतलब मेरे लाडले बच्चे ये भी समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। आगे देखो बेटा, कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब बताइए, अगर इस अध्याय में 6 प्रश्न आए हैं बेटा, तो आपसे मैं पूछूंगा तो आप भी कहेंगे सर इस प्रश्नावली में 6 प्रश्न हैं। आपके मित्र से पूछेंगे तो वो भी कहेगा सर किसमें 6 ही प्रश्न हैं। आप दूसरे देश में चले जाएंगे, वहां किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो भी कहेगा उसमें 6 ही प्रश्न हैं। बात सही है। चलिए, ये भी क्या है बेटा, सुपरिभाषित है, मतलब ये भी क्या है मेरे बच्चे, समुच्चय है ना। अगला देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक बताओ बेटा, डिसाइड कर सकते हैं क्या हम आप? मैं जिन जानवरों का नाम लूंगा, क्या आप भी वही जानवर बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए जानवरों के नाम मेरे द्वारा दिए गए जानवरों के नाम से कुछ संख्या अलग हो सकती है, कुछ अलग अलग प्रकार के जानवर हो सकते हैं, मतलब सिमिलरिटी नहीं होगी, समुच्चय नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं है। कैसा नहीं है मेरे लाडले बच्चे? सुपरिभाषित नहीं है ना, सुपरिभाषित नहीं है। अब जब कोई सुपरिभाषित नहीं है तो वो समुच्चय हो ही नहीं सकता, मतलब ये समुच्चय नहीं हो सकता। कोई दिक्कत हुई क्या? चलिए, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो लिख लें मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लें। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको स्क्रीनशॉट करिए बेटा। देखो बेटा,
ये है इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है बेटा, चलिए क्या दिया है आइए पहले शुरू कर पढ़ लेते हैं, है ना। बेटा लिखा है, मान लीजिए एक सेट है जिसका नाम है ए, जिसको हम प्रतीकात्मक रूप से किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। इस सेट में 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं हैं, है ना बेटा, 1 से 6 तक की। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये है बेटा और एक ये है। अब इनके नाम पहले आपको पता होने चाहिए। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, इसका मतलब होता है मेरे लाडले बच्चे बिलोंग्स टू, और अगर इसी को हम काट देंगे तो इसको हम कहेंगे मेरे लाडले बच्चे डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। तो इसको कहते हैं बेटा बिलोंग्स टू और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब दोनों का मतलब समझते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि संबंधित है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है बेटा संबंधित है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है बेटा कि संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, क्या है बेटा, संबंधित नहीं है। अब संबंधित नहीं, संबंधित का मतलब ये आखिर उसमें है या नहीं है। अगर है तो संबंधित है, इसी को बिलोंग्स टू कहते हैं। कहने का मतलब जैसे देखिए आपके पास बेटा 5 दिया है ना, 5 को कहता है कि ये ए वाले सेट में है या नहीं। अगर 5 ए वाले सेट में है मतलब बिलोंग्स टू, मतलब वो बिलोंग करता है, उससे संबंधित है। अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आ रहे हैं। जिस भी नंबर की बात करें, अगर वो उस सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, देखिए जैसे देखो बेटा 5 ए वाले सेट में है क्या, देखो बेटा 5 ए वाले सेट में है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि 5 ए सेट में है। अब देखिए बेटा क्या 8 ए सेट में है क्या, 8 इसमें है क्या, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। अब बताओ बेटा 0 ए वाले सेट में है क्या, नहीं है मेरे बच्चे, नॉट बिलोंग्स टू। 4 देखो बेटा ए वाले सेट में है क्या, बिल्कुल है बेटा 4, मतलब बिलोंग्स टू। 2 देखो बेटा ए वाले सेट में है क्या, है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। बताइए बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, अगले प्रश्न पे चलेंगे। बेटा देखिए ये है आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है बेटा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। बेटा रोस्टर रूप में लिखने के लिए ये किस तरीके, देखिए समुच्चय को हम 2 तरीके से निरूपित करते हैं, आपको पता ही है। एक है बेटा रोस्टर विधि और एक है समुच्चय निर्माण विधि, 2 ही तरीके हैं। तो बेटा ये लिखा किस रूप में है, ये लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में। और आपको किस में लिखना है, आपको लिखना है मेरे लाडले बच्चे किस रूप में बेटा, ये देखिए यहाँ रोस्टर रूप में। किस रूप में लिखना है मेरे बच्चों, रोस्टर रूप में आपको लिखना है। बहुत बढ़िया, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बेटा पहला क्या दिया है मेरे लाडले बच्चे, पहला नंबर दिया है, यहाँ हम लोग हल करेंगे ना। क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग हल करेंगे, है ना। चलिए पहले नंबर को हम हल करेंगे। तो एक बात ध्यान से देखेंगे बेटा, पहले नंबर को जब आप हल करेंगे तो लिखा है ए सेट है जिसका नाम ए है, एक्स उसके अवयवों को उसने एक्स माना है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक पूर्णांक है और वो -3 से बड़ा है 7 से छोटा है, -3 से बड़ा है 7 से छोटा है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ बेटा, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी। जैसे ये इसने दिया है बेटा, ये दिया है, इसका मतलब एक बात समझिए,
मतलब बेटा यक्स, देखिए यक्स है ना, बीच में कौन है, यक्स है। अब यक्स देखो बेटा, यक्स बड़ा है, किससे बड़ा है, -3 से। पहले इनकी दोनों की तुलना करो, इनकी दोनों की जब आप आपस में तुलना करोगे बेटा, एक्स क्या है, बड़ा है। ये इसका फेस इधर की ओर है, मतलब ये बड़ा है। एक्स बड़ा है किससे, -3 से। अब फिर यहाँ देखो, इसका फेस इधर है, मतलब 7 बड़ा है। इसका मतलब एक्स जो होगा वो 7 से छोटा होगा। तो लिख देते हैं मेरे बच्चों, क्या आएगा बेटा, बताइए। उस सेट का नाम ए है, सेट का नाम ए है, और वो -3 से बड़े होंगे और 7 से छोटा होगा, मतलब -3 से बड़ा यही होंगे। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हम यहाँ बेटा 7 को क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ बराबर का निशान लगा होता ना मेरे बच्चों, बराबर का निशान लगा होता तो हम 7 को भी शामिल करते, लेकिन वहां उसने बराबर का निशान नहीं दिया है, मतलब बराबर नहीं होगा। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं, अगले नंबर पे आते हैं। देखिए बेटा इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है मेरे बच्चों, सेकंड नंबर में दिया है एक सेट है बी, नाम क्या है उसका, बी। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम और प्राकृत संख्या। तो बेटा आपको पता है वो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो और उसने बोला क्या है कि संख्या जो है वो 6 से कम है, कितने से, 6 से कम है, और कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो आइए सेकंड को लिखेंगे बेटा, हल करेंगे सेकंड का हम। तो लिखेंगे मेरे बच्चों, सेट का नाम क्या है बेटा, बी, बी नाम है ना। उसके बाद देखिए संख्या 6 से कम है, चलिए लिख दीजिए। प्राकृत है तो प्राकृत 0 से तो होती नहीं, तो हम 1 से लिखेंगे, 1 2 3 4 5। बोलिए बेटा कोई दिक्कत, सही है ना, समझ में आ रही बात। चलिए बहुत बढ़िया, आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दो मेरे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न देखिए बेटा, क्या है बेटा अगला, उस सेट का नाम है सी। क्या नाम है बेटा, सी नाम है। ठीक है हमने लिख दिया। कहता है संख्या x सच दैट x, जो संख्या है उसको x माना है, x के रूप में है, जो कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए। मतलब उन नंबर्स का गुणा करे तो 8 है, और संख्या कितनी हो मेरे बच्चे, 2 अंकों की। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिनके अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना है बेटा, 8 आना चाहिए। चलिए तो देखो बेटा, 1 तो हो जाएगी 18, बोलो बेटा 1 और 8 का गुणा करोगे तो 8 आएगा कि नहीं, बताओ बेटा। 1 और 8 का गुणा करोगे तो 8 ही तो आएगा। 1 और 8 गुणनफल 8 होना चाहिए अंकों का, किसका गुणनफल, अंकों का। तो अंकों का गुणा करेंगे तो कितना ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। एक ये होगी तो बेटा 1 तो 81 भी होगी, बोलिए बेटा 1 तो 81 भी होगी, है कि नहीं। और एक बेटा होगी 24, है ना, 24 होगी, क्योंकि बेटा देखो 4 दूनी 8 हो रहा है, तो 1 42 भी होगी, है कि नहीं, 1 42 भी होगी। और कौन सी है जिनका 8 होता है भाई, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, और 1 अट्ठे 8, 8 एक कम 8। इसके अलावा आप मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर है क्या जिनका आपस में गुणा करने पर 8 है, बोलो बेटा। और कोई ऐसा नंबर है क्या आपके पास, बोलो बेटा। और ऐसा कोई नंबर है क्या आपके पास, नहीं है, क्योंकि उनके अंकों का गुणनफल 8 आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने वो संख्या लिख दी बेटा, वो ये होंगी जिनके अंकों का गुणनफल 8 आएगा और वो 2 अंकों की संख्या होगी। बात समझ में आ रही, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बेटा, चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथे में क्या है बेटा, देखेंगे उस सेट का नाम डी। आइए बेटा डी लिख देते हैं, उस सेट का नाम डी है। ठीक है, अब डी है बेटा, डी के बारे में बोला क्या है, उसके अंदर के अवयव को x के रूप में माना है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या बेटा या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य कहेंगे। बहुत बढ़िया, देखोगे बेटा
अब चलिए, जो संख्या 60 की भाजक है, यानी संख्या 60 को भाग देने पर वो कट जाए, उन संख्याओं को बताना है जो 60 को भाग देने पर कट जाए, लेकिन वो अभाज्य भी होना चाहिए। चलो बेटा देखते हैं, 60 का पहले गुणनखंड करो, 60 का गुणनखंड करो, तो 60 का गुणनखंड करोगे बेटा तो ये आएगा 2 दूनी 4, है ना, देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यही आएगा बेटा। 60 का गुणनखंड करेंगे यही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताइए, 2 कैसी संख्या है? अभाज्य है, क्योंकि 2 या तो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य है। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य है। बेटा यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर 2 तो 2 बार था, आपने क्यों नहीं लिखा? बेटा समुच्चय की यही तो खासियत होती कि इसमें कभी भी अवयवों को एक बार से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, 5वां नंबर, 5वें नंबर का हल करेंगे, देखेंगे बेटा, इधर देखिए 5वें पे क्या है बेटा, ये है 5वां, उसका नाम है, जिसको आप एक समुच्चय है जिसको हम ई से प्रदर्शित या निरूपित कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री लिखा है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, और ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। आइए बेटा इसके सभी अक्षरों को लिख दो बेटा, एक बार टी को लिख दो, है ना, टी हो जाएगा, एक बार आई आर लिख दो बेटा, एक बार आई लिख दो, एक बार जी लिख दो, एक बार ओ लिख दो, है ना बेटा, एक बार एन लिख दो, उसके बाद बेटा एक बार एम लिख दो, उसके बाद बेटा एक बार ई लिख दो, टी को नहीं लिखेंगे, एक बार आर को लिख दो बेटा, अच्छा आर तो लिखा है ना, हाँ आर लिखा है बेटा, बिल्कुल बेटा आर लिखा है, बहुत बढ़िया। ये क्या बन जाएगा बेटा, इसके अवयवों का समुच्चय बन जाएगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत हुई क्या? आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी अवयव एक बार से ज्यादा ना लिखा जाए, ठीक है बेटा। चलिए आते हैं बेटा इसके अंतिम सवाल पर, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। उसका नाम है बेटा, उसका नाम है एफ। अंतिम सवाल में जो सेट है बेटा उसको हम एफ से निरूपित कर रहे हैं। क्या लिखा है? बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब बेटर जो शब्द है ना बेटा, इसमें देखिए कौन से अक्षर हैं? बी है, बी को लिख दीजिए बेटा। उसके बाद बेटा ई है, ई को लिख दीजिए, है ना। उसके बाद बेटा टी 2 बार है तो टी को 1 बार लिखिए, फिर ई है, ई को 1 बार आप लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, आर को लिख दीजिए। इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 का भी समाधान हो चुका है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट करिए। इसका ये चौथा प्रश्न है ना। इस प्रश्न में, पिछले प्रश्न में आपको दिया किस में था बेटा? वो दिया था समुच्चय निर्माण रूप में, और आपको लिखना था रोस्टर रूप में। इसमें उसका उल्टा है, इसमें दिया है मेरे लाडले बच्चे रोस्टर रूप में, और लिखना किस में है? समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, मतलब बिल्कुल उसका अपोजिट, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए देखेंगे बेटा इस प्रश्न को। आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे बेटा। पहला प्रश्न जो इसका है वो लिखा है 3, 6, 9, 12। ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये जो लिखे हैं नंबर बेटा, देखेंगे हम अगर लिखें, मान लेते हैं बेटा कि ये ए है, इस सेट का नाम हमने ए लिख दिया, ठीक है बेटा। समझिए, हमने इसको मान लिया कि ये ए सेट है, इसके अवयवों को हम मान लेते हैं एक्स के रूप में, ठीक है बेटा। लिखेंगे एक्स सच दैट। अब एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स है क्या। एक्स बराबर किसके है बेटा? ध्यान से देखेंगे, ये सभी 3 के मल्टीपल्स हैं। देखो बेटा
3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब सभी 3 के मल्टीप्लाई हैं। इसमें 1 से गुणा किया गया, इसमें 2 से, इसमें 3 से और इसमें 4 से। बात समझ में आ रही? सभी में मल्टीप्लाई किया गया 1 2 3 4 से, मतलब ये सभी 3 के मल्टीपल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बराबर है 3n के। किसके बराबर बेटा? 3n के बराबर है ना? किसके बराबर बेटा? 3n के बराबर है। जहां हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि जो स्मॉल n है ना मेरे बच्चे, वो बिलोंग करता है किससे? कैपिटल n से। जो स्मॉल n है, यानी ये जो स्मॉल n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से कर रहा है। जो स्मॉल n मैंने यहाँ लिखा है वो बड़े वाले n से बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसकी और क्वालिटी देखो बेटा, और क्या चीजें हैं। यहाँ n की मान को भी ध्यान से देखना है, हमें तो बेटा n के मान को भी देखना है। अब n का मान आखिर कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है उसको समझ लो बेटा। जो n है वो बेटा n क्या है? 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। n का मान क्या है? या तो 1 से बड़ा है बेटा, या तो 1 से बड़ा है, या तो 1 के बराबर। देखो बेटा, एक तो है ही है n का मान, एक तो है ही है n का मान ना, तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर। लेकिन बेटा उसका मान जाएगा कहाँ तक? 4 तक, यानी 4 के बराबर, 4 से छोटा या 4 के बराबर। इसका मतलब वो 4 से छोटा या 4 के बराबर, क्योंकि बेटा ये 4 तक गए ना, देखो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 12 आया है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा दूसरे नंबर पर, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसको हम मान लेते हैं बेटा, दूसरे नंबर को सेट बी मान लेते हैं। चलो हमने इसको बी मान लिया बेटा। अब देखो ये आखिर इनमें क्या रिलेशन है, क्या ये भी मल्टीप्लाई है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है बेटा। यहाँ देखिए 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 8 है, 16 है और 32 है। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 1 है ना बेटा, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 का मान है ना बेटा, ये 2 की पावर 5 का मान है। एक चीज तो समझ में आ गया कि ये सभी घातों के बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं। चलिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम मानते हैं ये अवयव जो है वो x के रूप में है। x सच दैट x किसके बराबर है बेटा? ये सब 2 की पावर है ना, तो लिखो 2 की पावर क्या लिखोगे? n। 2 की पावर क्या लिखोगे? n लिखोगे। क्यों लिखोगे n? क्योंकि n यहाँ क्या है? ये नंबर्स की आगे बढ़ती हुई संख्या है ना, तो बेटा n है 2 की पावर n, और स्मॉल n किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल n से। ये जो n है ना, ये नेचुरल नंबर से आया है। किससे आया है? नेचुरल नंबर से आया है बेटा। और उसके बाद क्या है? n का जो मान है वो क्या है बेटा? n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। देखिए बेटा, n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, और कहाँ तक गया है बेटा? 5 के बराबर या 5 से छोटा। देखो बेटा 5 तक गया है, तो 5 के बराबर या 5 से छोटा। अब इसका काम हमारा समाप्त हो गया, इसको मिटा देते हैं, है ना बेटा? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेरे लाडले बच्चे तीसरे प्रश्न पर, देखिएगा, ध्यान देंगे बेटा। हम मान लेते हैं तीसरे में जो अवयव है उनको मान लेते हैं c, उसको निरूपित करते हैं c से। ठीक है बेटा, चलिए अब इनके नंबर्स को देखो, है क्या बेटा? ये 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, फिर है बेटा 625। इनके आपस में रिलेशन देखते हैं बेटा। ये 5 की पावर 1 का मान है, ये 5 की पावर 2 का मान है, ये 5 की पावर 3 का मान है, और ये 5 की पावर 4 का मान है। कोई दिक्कत इतने समझने में? मिल चुका है ना? मिल चुका है कि जो x होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? 5 के, और 5 की पावर कितनी होगी? n। बिल्कुल सेम टू सेम है। लिखेंगे बेटा x सच दैट x किसके बराबर है? 5 के रूप में है, तो लिखेंगे 5 की पावर n। क्या लिखेंगे? 5 की पावर n। अब क्या लिखेंगे? जो स्मॉल n है मेरे लाडले बच्चों किसके बिलोंग करता है?
कैपिटल एन से। स्मॉल एन किससे बिलोंग करता है? कैपिटल एन से। मतलब ये जो एन है ना बेटा, ये वाला, ये नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का मतलब एक से लेकर के आगे, है ना। अब देखिए, अब हम इसकी लिमिट को बांध देते हैं कि आखिर ये जो n है ना बेटा, वो कहाँ तक है। देखिए n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है कि नहीं, बोलो बेटा। n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, किससे छोटा या किसके बराबर है बेटा? ये 4 से छोटा या 4 के बराबर है। बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक है ना बेटा, बहुत बढ़िया। आते हैं बेटा इसके चौथे प्रश्न पर। देखेंगे बेटा चौथा क्या है। हम मान लेते हैं इसको सेट डी है। क्या है बेटा? इसको डी सेट मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि इसका कोई क्रम है, ए बी सी डी ही मानना है। आप बिल्कुल जेड मान लीजिए, पी मान लीजिए, टी मान लीजिए, एम मान लीजिए, ठीक है ना बेटा। चलिए, हम इसके अवयवों को पहले देखते हैं, आखिर इनका रिलेशन क्या है। 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ देखने की जरूरत है कि इनके रिलेशन क्या है। ये 2 के मल्टीप्लाई है क्या? 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, ये 2 गुणे 4 है बेटा, 2 गुणे 5 होगा, फिर 2 गुणे कितना होगा? 6 होगा, है ना। अब देखिए, यहाँ इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है बेटा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे लाडले बच्चे। चलो, इसको मानेंगे बेटा x, x सच दैट x है। x बराबर किसके होगा बेटा? 2, और उसके साथ नेचुरल नंबर है 2n के। x किसके बराबर होगा? 2n के। जहां स्मॉल n मतलब ये वाला n किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से करेगा। किससे करेगा? नेचुरल नंबर से करेगा। अब उसके बाद जो n का मान होगा वो क्या होगा बेटा? n का मान 1, देखो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा होगा। n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। और कहाँ तक जाएगा बेटा? कहाँ तक जाएगा मेरे लाडले बच्चों? ये जाएगा कहाँ तक बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। कहाँ तक जाएगा मेरे बच्चों? इनफाइनाइट तक। अच्छा, ये भी लिख देना, बराबर या इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो 2 का क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है बेटा, क्या है? मल्टीप्लाई है। चाहो तो यहाँ इनफाइनाइट लिख सकते हो। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा अगले प्रश्न को, इसको हम मान लेते हैं ये सेट ई है। ठीक है ना बेटा, ई है। अब देखो यहाँ क्या है, इसके जो अवयव है बेटा वो क्या है? 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर डॉट डॉट करके 10 है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? 1 का स्क्वायर है, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर है ना। फिर यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर, नीचे डॉट डॉट करके ये बेटा यहाँ 100 है ना, तो 100 बेटा ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा मेरे लाडले बच्चों 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा? 10 का स्क्वायर। बात समझ में आई इतनी सी कि नहीं? है ना, आई ना, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे इसके अवयवों को x, x सच दैट x, x किसके बराबर है बेटा? x है n की पावर n। देखो बेटा x क्या है? n की पावर n। यहाँ हम किसी नंबर को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 1 का स्क्वायर लिख दे, फिर 2 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते। इनको हम नेचुरल नंबर मानते हैं, और ये क्या है बेटा? n की पावर n के रूप में है। क्यों है? क्योंकि n यहाँ रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि बेटा ये सभी क्या है? स्क्वायर नंबर है। ये सभी क्या है? स्क्वायर नंबर है। यानी हम ये भी कह सकते हैं ये n स्क्वायर के रूप में है। चाहे तो आप यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, ये नंबर n स्क्वायर के रूप में है। किसके रूप में है? n स्क्वायर के रूप में है। मतलब n की जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, n की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, n की जगह 3 रखो तो 3 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद अब ये स्मॉल n किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल n से। बात सही है। उसके बाद अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका मान किसके बराबर है? n का 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, और इसका मान 10 से छोटा या 10 के बराबर है, क्योंकि 10 का वर्ग करने पर 100 आता है, और 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कितना है? 100 है। इस तरीके से
इस प्रश्न का भी समाधान हो चुका है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्यार आप तक पहुँचे, आपका प्यार हमारे तक पहुँचे। एक दूसरे का सहयोग करके निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट 100% सिलेबस पढ़ाऊंगा बेटा। आज मैंने आपको 1 से 4 तक पढ़ा दिया। अगली वीडियो में इसके जो शेष प्रश्न हैं उनको मैं करवा दूंगा, यानी 5वां और 6वां प्रश्न अगले वीडियो में। कारण क्या है, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है और वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, इसलिए मेरे बच्चों मैं इसमें 4 ही प्रश्नों को रखता हूँ। अगली वीडियो में मैं 5वें और 6वें प्रश्नों को पढ़ाऊंगा जो कि अलग तरीके के हैं, हट के हैं, इनसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। दिमाग में एक एक बात सेट कर दूंगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।